समस्त सुधी जनों को सादर नमन। पंडित भोला शंकर व्यास का जन्म शताब्दी वर्ष निकल गया। उनका कहीं कुछ स्मरण किया गया हो, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, किंतु भोला शंकर व्यास 20वीं शताब्दी की स्मरणीय विभूतियों में से एक रहे हैं। काशी में वे रहे, यद्यपि मूलतः राजस्थान के थे। राजस्थान से काशी अध्ययन के लिए आ गए थे। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने लंबे समय तक सेवा की। वहीं से सेवानिवृत्त हुए और वहीं रहे। काशी में कोई कोई अध्यापक या छात्र उनका स्मरण करते हैं। इसलिए करते हैं कि वे उनके कृतज्ञ हैं। मैं भी उनका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उनकी पुस्तकों से मैंने कुछ सीखा है। व्यक्तिगत परिचय संपर्क भी उनसे रहा, खूब बातचीत हंसी मजाक भी होता रहा। बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, मनमौजी स्वभाव के व्यक्ति थे। और संयोगवश कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने एक संगोष्ठी कराई थी। उसमें उज्जैन के सर्किट हाउस में उनको और मुझे एक ही कमरे में ठहराया गया। तब उनका विशेष सान्निध्य मिला। उनके साथ कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। भास्कराचार्य जी, हम और भोला शंकर व्यास जी अश्लील और अश्लील कई तरह की चर्चाएं करते थे, कहा के लगते थे। वो 2-3 दिन मेरी स्मृति में भोला शंकर व्यास जी के सानिध्य के सदैव एक निधि की तरह सुरक्षित रहेंगे। काशी के किन्हीं सज्जन ने मुझे बताया कि भोला शंकर व्यास जी का चयन हिंदी विभाग में अध्यापक के जिस पद पर हुआ, उसके लिए डॉक्टर नामवर सिंह भी प्रत्याशी थे, पर नामवर सिंह का चयन नहीं हुआ। भोला शंकर व्यास का चयन हुआ। यह इस बात का सबूत है कि भोला शंकर व्यास में कुछ अपना दमखम रहा होगा, विद्या की दृष्टि से दमखम। अन्यथा तो वे निरीह व्यक्ति थे। काशी में उनका क्या था? राजस्थान से आए थे, काशी में उनकी जड़ें नहीं थी। जड़ें जमाते भी तो उनको उखाड़ने के लिए लोग लग जाते। जबकि नामवर सिंह तो पायेदार आदमी भी थे, और छात्र जीवन में ही उन्होंने अपनी एक साख काशी में बना ली थी। मजमा उनके पीछे था, लोग मानते थे। हावी व्यक्तित्व उनका ऐसा ही। चयन भोला शंकर व्यास का हुआ। वो समय था जबकि उपलब्धियों के आधार पर चयन उपलब्धियों के आधार पर ही चयन होते थे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चयनित होना, भोला शंकर व्यास जी जो अत्यंत सौम्य सज्जन व्यक्ति थे, विद्यानुरागी व्यक्ति थे, वे अपने ज्ञान के कारण चुने गए, अध्यापक रहे, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित भी रहे। पर जैसा मैं उनको देखता था, कुछ अलग थलग वे पड़ जाते थे, और अपने कार्य में तो दत्तचित्त होकर निष्ठापूर्वक लगे ही रहते थे भोला शंकर व्यास जी। योगदान तो उनका संग्रहणीय और स्मरणीय है। जो जिस कारण मुझे लगता है कि उनका चयन हुआ और नामवर सिंह का नहीं हुआ, कि उस समय के आचार्य काशी के देख रहे थे कि शास्त्र परंपरा किसके पास पक्की है, शास्त्र परंपरा किसकी मजबूत है। भोला शंकर व्यास संस्कृत परंपरा में परिनिष्ठित थे। संस्कृत शास्त्रों में उनका प्रवेश गहराई तक था, और वो बना रहा। उनकी साहित्य साधना में शास्त्र साधना का प्रतिफल हम देखते हैं हर तरह से। रचनात्मक साहित्य भी उनका
संस्कृत और हिंदी में, और शोधपूर्ण गवेषणापूर्ण विचार प्रधान साहित्य भी उनका विशेष रूप से हिंदी में। दोनों में संस्कृत की शास्त्र परंपराओं और विशेष रूप से संस्कृत कविता में पगा हुआ, संस्कृत कविता के रस में रंगा हुआ, रंग में रंगा हुआ, रस में पगा हुआ व्यक्ति जब बोलता है और लिखता है तो वो भोला शंकर व्यास का बोलना और लिखना हुआ करता है। भोला शंकर व्यास का जन्म 19 अक्टूबर 1923 के दिन हुआ राजस्थान में। 23 अक्टूबर, अक्टूबर के ही महीने में, लगभग उसी हफ्ते में 2005 में उनका निधन हुआ वाराणसी में। और कोई विशेष जानकारियां, कोई मीडिया पर उनका शोर शराबा, कहीं कुछ नाम उनका गूंजता हुआ नहीं है, पर पुस्तकें तो उनकी हैं। उनकी पुस्तकें मैं छात्र जीवन से काम में लेता रहा, मैं नहीं बल्कि मेरे पिताजी, वो जब कॉलेज में पढ़ाते थे तो संस्कृत कवि दर्शन उनका पुस्तकालय से लेकर के आए। उन्होंने तो पढ़ा होगा पर मैंने भी पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगा कि किस प्रकार से डूब करके समीक्षा संस्कृत के कवियों की जाती है, रसास्वाद परक समीक्षा कैसे की जाती है। पंडित बलदेव उपाध्याय भी करते हैं, पर भोला शंकर व्यास कविता के रस में डूब करके बारीकियां बताते हुए चलते हैं। कुछ यह भी दुर्भाग्य जैसा भोला शंकर व्यास जी के साथ रहा कि जिन क्षेत्रों में वे लिख रहे थे उनमें पंडित बलदेव उपाध्याय का बड़ा नाम, उनकी छवि, आइकॉनिक छवि बन चुकी थी। संस्कृत साहित्य के इतिहास, संस्कृत कवियों के बारे में, संस्कृत सुकवि समीक्षा उन्होंने लिख दी थी, खूब चल रही थी। संस्कृत आलोचना भी उन्होंने लिख दी थी, संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में जानकारी रखने वालों के लिए। इन्हीं क्षेत्रों में भोला शंकर व्यास ने भी लिखा, लेकिन कुछ हटकर लिखा है, इसलिए उनका आदर तो होना चाहिए था। ध्वनि संप्रदाय पर उनकी पुस्तक आई थी 1956 में। भारतीय साहित्य शास्त्र तथा काव्य अलंकार 1965 में उनकी किताब आई। भारतीय साहित्य की रूपरेखा, यह भी 1965 में छपी। विशेष रूप से संस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, यह पुस्तक उनकी बड़ी उपादेय है। और मैं जब एमए में था या शोध करता था, तब मुझे पुस्तकालय में यह पुस्तक दिखी तो मैं लेकर के आया। उससे मुझे कुछ मामलों में मेरी आंखें खुली और मैंने ये जाना कि संस्कृत में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द कितने आए हैं। उन्होंने संस्कृत का भाषा शास्त्रीय इतिहास तो वैदिक काल से लगा करके और मध्यकाल तक उसमें दिया ही, पर संस्कृत का अन्य भाषाओं से जो आदान प्रदान होता रहा है और उसकी जो गठन और उसकी भाषिक संरचनाओं में जो परिवर्तन आए हैं, उन पर संस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन में भोला शंकर व्यास ने बात की थी। पर बड़ा क्षेत्र उनका था, व्यापक क्षेत्र था। प्राकृत पेंगलम का भी उन्होंने संपादन किया 2 भागों में, और हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रथम खंड के लेखक वे रहे। विशेष जो योगदान उनका है वो समुद्र संगम उपन्यास के कारण है। और यह उपन्यास मैंने पढ़ा, तब से मेरे चित्त में इस उपन्यास के प्रसंग हैं। दारा शुकोह और पंडित राज जगन्नाथ को लेकर के उपन्यास लिखा गया है। मुगल काल का अच्छा अध्ययन भोला शंकर व्यास ने इसमें किया है। रसिक वे हैं, इतिहास को परखते हैं। इस उपन्यास की भी बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई, हालांकि इसके संस्करण तो एकाधिक निकले भारतीय ज्ञानपीठ से, पर जैसी चर्चा इसकी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। मैं उनकी पुस्तकों में अपने विद्यार्थियों को संस्कृत कवि दर्शन इसकी संस्तुति करता रहा हूं कि इसको पढ़ो, अच्छे विद्यार्थियों को। और
इधर उधर व्याख्यानों में मैंने उनके समुद्र संगम की चर्चा की, तब हमारे युवा मित्र प्रवीण पंड्या जी ने उसको मंगा करके पढ़ा और माना कि यह उपन्यास पढ़ा जाना चाहिए, महत्वपूर्ण उपन्यास है। भोलाशंकर व्यास जी चाहते तो और आगे काम करते, एक ही उपन्यास कदाचित उन्होंने लिखा, और उनसे मेरी चर्चा भी हुई। मैंने उनसे कहा था कि आप में बड़ी संभावना थी इस दिशा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस तरह से बाणभट्ट की आत्मकथा लिख दिया, लेकिन उसके बाद वे रामदास का पोथा तक पहुंचे। पुनर्नवा भी उन्होंने लिखा, चारुचंद्र लेख भी लिखा, और फिर रामदास का पोथा अंत में उन्होंने लिखा। तो जो यात्रा शुरू हुई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उसको बरकरार रखा। आप इसको आगे तक ले जाते, क्योंकि उपन्यास में भी आगे बहुत कुछ हो सकता था। उन्होंने वो ध्यान से सुनी मेरी बात, उन्होंने कहा कि हाँ, तो फिर आगे उसको लिखूं कुछ। मैंने कहा लिखना चाहिए आपको। पर उसके बाद उनकी कोई ऐसी रचना देखने में नहीं आई। संस्कृत के वे बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। बहुत पारंपरिक शैली में सुंदर रचना उन्होंने की है, और शुंभ वदम महाकाव्य उन्होंने लिख दिया था, कदाचित अपनी छात्र जीवन में, अपनी छात्रावस्था में, और स्वयं पसंद भी करते थे उसके श्लोकों को। संस्कृत कवि दर्शन में उन्होंने उसके श्लोक उसी तरह उद्धृत किए जैसे अभिनव गुप्त चलते रस्ते अभिनव भारती में, और ध्वन्यालोक लोचन में यथा ममैव, जैसा कि मेरा भी एक श्लोक यह है, ऐसा कहकर के उद्धृत कर देते हैं। तो अपने कवित्व का अभिमान तो भोलाशंकर व्यास को था, पर कुछ इस प्रकार की प्रकृति उनकी थी कि कोई महत्वाकांक्षाएं उन्होंने नहीं पाली, परवाह ही नहीं की। नहीं तो काशी में थे, क्या कमी थी, संस्कृत कवि के रूप में भी ख्यात होते। कोई नहीं जानता है, भोलाशंकर व्यास संस्कृत के भी अच्छे कवि रहे, वे हिंदी के बहुत अच्छे उपन्यासकार भी हैं, वे भाषा शास्त्र के एक गवेषक भी हैं। उन्होंने कुवलय आनंद संपादित करके हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित किया। काव्यशास्त्र के दर्शूपक तथा अन्य ग्रंथ भी उन्होंने संपादित, अनुदित और प्रकाशित किए। उनका उपयोगी कार्य है अनुसंधाताओं के लिए, छात्रों के लिए। इस रूप में कम से कम शताब्दी वर्ष में तो भोलाशंकर व्यास को याद करना चाहिए था। वैसे ही याद करते रहना चाहिए था उनको। कम से कम उनकी किताबें तो पढ़ी जानी चाहिए। भोलाशंकर व्यास कम से कम मेरे लिए तो स्मरणीय रहेंगे, और इसलिए भी कि मुझे कई बड़े पंडितों का स्नेह प्राप्त हुआ। इसके लायक भले ही मैं नहीं था, पर पंडित बच्चूलाल जी अवस्थी जी मेरे ऊपर बड़ा स्नेह रखते थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का भी बड़ा स्नेह रहा, और नामवर सिंह जी का भी बहुत स्नेह रहा। पर पंडित विद्यानिवास मिश्र के साथ में खुलकर के ठहाके लगाते हुए कभी बात हो सकेगी, इसकी कोई संभावना नहीं। नामवर सिंह जी के सामने भी ज्यादा जबान चलती नहीं थी, उनको सुनते थे, और कुछ संभ्रम जैसा उनका रहता था, ऐसा उनका आभा मंडल था। पंडित बच्चूलाल अवस्थी जी से मित्रवत चर्चा खूब होती थी, तो खूब हंसी ठट्ठा भी होता था, शास्त्र चर्चा भी खूब होती थी, क्योंकि वे बहुत ही सरस कवि मन के व्यक्ति भी थे। जितने बड़े तार्किक, जितने बड़े शास्त्रज्ञ, उतने ही बड़े सरस कवि मन के व्यक्ति थे, बहुत तरल हृदय के व्यक्ति वे थे। इसलिए उनके अनुरूप पात्र मिल जाए तो उसके सामने वे उंडेल देते थे, खूब खुल जाते थे, खूब चर्चा होती थी। भोलाशंकर व्यास की भी प्रकृति ऐसी ही लगी। वो जितने ही शास्त्रज्ञ थे, उतने ही बड़े सरल सौम्य तरल मन के व्यक्ति थे।
इसलिए वे मेरे लिए स्मरणीय हैं कि उन इन्हें गिने लोगों में जिनके सामने आप काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम कुछ चरितार्थ कर सकते हैं। जो कुछ चर्चा आप हंसी मजाक में भी करें, उसमें से भी कोई न कोई शास्त्र निकलता है। यह अनुभव कम लोगों के साथ हो सका। उनमें से एक भोला शंकर व्यास थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।